मैग्नीटो वाला जो क्वेश्चन आता है, सो मैग्नीटो वाला क्वेश्चन अब इधर ये है। तो जो मैग्नीटो चेक हैज़ टू बी डन एट 1800 आरपीएम, है ना। 1800 आरपीएम तुम्हें करना रहता है, फिर तुम्हें मैग्नीटो चेक करना रहता है। और मैग्नीटो चेक तुम्हारा कैसे होगा, द मैग्नीटो मूव मैग्नीटो स्विच फर्स्ट टू आर पोजीशन। जैसे तुम्हारा जो ये जो स्विच है, ये तुम्हारा ऑफ हो गया, ये तुम्हारा आर हो गया, ये तुम्हारा एल हो गया, ये तुम्हारा बोथ हो गया, ये तुम्हारा स्टार्ट हो गया। तो यू हैव टू स्विच द मैग्नेटो फर्स्ट टू द आर आर पोजिशन एंड नोट आरपीएम। तुम्हें फिर आरपीएम नोट कर रहा है कि वो 1800 आरपीएम से कितना बढ़ रहा है कि कितना घट रहा है ना, ये तुम्हें नोट करना है। देखो मैं तुम्हें इतने सुंदर तरीके से मैग्नेटो चेक के बारे में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट मूव द स्विच बैक टू बोथ पोजिशन। फिर तुम्हें बोथ में कर दे, ये इधर तुम्हारा बोथ आता है, तुम्हें बोथ में कर देना है। तो ये तुम्हारा स्टार्ट वाला है, फिर तुम्हें बोथ में कर देना है। एंड यू हैव टू both to clear out the set of plugs, है ना। then move switch to L position, यानी तुम्हारा जो R में था, फिर तुमने both में किया, फिर तुमने L में किया, ठीक है। तो L वाले में कर देना, फिर नोट करना आरपीएम उसमें कितना आया, ठीक है। एंड रिटर्न द स्विच टू द बोथ पोजिशन, ठीक है। R बोथ, अब मैं तुम्हें याद नहीं कर रहा हूँ कि ये सब याद करो, मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ। ये मेरा कुछ जा थोड़ी रहा है, मैं तुम लोग ऐसे बोल देता कि 1800 आरपीएम पे होता है, दोनों को इसमें करके देखो, 150 और 50 आएगा तो उसको नोट कर लेना। मैं तुम लोग ऐसे बता सकता हूँ, बट मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। तो देखो, आरपीएम ड्रॉप शुड नॉट एक्सीड 150 आरपीएम ऑन ईदर मैग्नेटो। मतलब अगर जैसे तुमने आर से इसको एल में किया, तो तुम चेक करना कि ये जो 1800 आरपीएम है, इससे माइनस होकर ये 150 आरपीएम से ज़्यादा ना घटे। यानी अगर ये 1800 आरपीएम से माइनस हो रहा है, तो 150 आरपीएम तक ये मतलब ड्रॉप हो सकता है योर आरपीएम आफ्टर द स्विचिंग ऑफ मैग्नेटो, बट इट शुड नॉट ड्रॉप बिलो द 150, है ना। एंड इट शुड नॉट इंक्रीज अबव 50, ठीक है। 150 से नीचे नहीं गिरना चाहिए, 50 के ऊपर नहीं जाना चाहिए व्हेन यू आर स्विचिंग द मैग्नेटोज। So this is the difference. भाई देख खांसी आ गई समझाते समझाते। This is the difference you have to like follow. So RPM checks at higher engine speed will cause usually uh, confirm whether deficiency exists, ठीक है। तो बेसिकली ये लाइन से मतलब नहीं, ऊपर की चीज़ है उससे मतलब है। अल्टरनेटर चेक कैसे करते हैं भाई, अल्टरनेटर चेक, और देखो इसका भी क्वेश्चन है एक, है ना, इसका भी क्वेश्चन है। अब पॉजिटिव वेरिफिकेशन कैन बी, पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। देखो बिफोर नाइट फ्लाइंग और अब देखो अल्टरनेटर क्या होता है, और अल्टरनेटर तुम्हें पता ही क्या होता है। अल्टरनेटर चेक हमें करना क्यों है, ये बता रहा है। देखो बिफोर नाइट फ्लाइंग, जो तुम्हारा नाइट वाला जो सीपीएल जो तुम करते हो, उसमें नाइट फ्लाइंग होती है ना, याद है तुम लोगों को, नाइट फ्लाइंग होती है सीपीएल में तुम्हारे। तो उसमें क्या रहता है, बिफोर नाइट फ्लाइंग और इंस्ट्रूमेंट आईआर भी होता है, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग भी करते हैं। इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग यू शुड चेक अल्टरनेटर इफ इट्स वर्किंग प्रॉपरली और नॉट बाय टर्निंग ऑन लैंडिंग लाइट। तुम्हें लैंडिंग लाइट ऑन करना है और चेक करना है, और ऑपरेटिंग द विंग्स फ्लैप, तुम्हें विंग फ्लैप जो है उसको भी ऑपरेट करना है। अब तुम बोलोगे भैया, अरे भैया, तो विंग फ्लैप्स जो होते हैं वो तो मैकेनिकल होते हैं, विंग फ्लैप्स से हमारा इससे अल्टरनेटर का क्या मतलब। अरे बुद्धू, विंग फ्लैप्स तुम हाथों से घुमाते हो क्या, तुम हाथों से कोई चीज घुमाते हो जिससे विंग फ्लैप्स घूमता है, नहीं ना। विंग फ्लैप्स घुमाने के लिए भाई मोटर होती है, बिकॉज विंग फ्लैप हैज मोटर्स, और मोटर किससे चलती है भाई, वो चलती है बिजली से। बिजली कौन क्रिएट कर रहा है, अल्टरनेटर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। वाइल कीपिंग द इंजन रनिंग, इंजन रन होना चाहिए उस समय, क्योंकि क्या रहता है, इंजन क्यों रन होना चाहिए, देखो इंजन अगर तुम्हारा स्टार्ट है, ठीक, सो ऑल द लोड इज गेटिंग ऑन द अल्टरनेटर, ठीक है। एंड व्हेन इंजन इज योर ऑफ, everything is getting done by the battery. this uh, this should this is the thing you should keep in the mind, ठीक है। so what you have to do is while keeping the engine running at 1800 rpm, क्योंकि 1800 rpm is the sweet spot जिसमें तुम्हारा जो तुम्हारा अल्टरनेटर रहता है, इट सप्लाइज द इनफ पावर टू बैटरी, कि वो जो तुम्हारा गेज रहता है वो तुम्हारा पॉजिटिव में रहता है, जो तुम्हारा अल्टरनेटर को रीड करने वाला एमीटर जो रहता है, दैट विल रिमेन इन द पॉजिटिव, ठीक है। 1800 आरपीएम पे हमें एम मीटर को क्या करना है, विल रिमेन विद इन अ नीडल ऑफ इट्स इनिशियल रीडिंग, मीनिंग इट विल नॉट डिफ्लेक्ट, दैट मीन्स योर अल्टरनेटर इज रेडी। देखो देखो while keeping the engine running at 1800 rpm the ammeter will remain within a needle, मतलब वो एक निडल में ही होना चाहिए। मतलब जैसे तुम्हारा ये जो रहता है,
ये इसका से बीच में ही रहना चाहिए, हल्का सा भी नहीं होना चाहिए। वाइल रिमेन विद इन अ निडल विथ ऑफ इट्स इनिशियल रीडिंग, मतलब वो इनिशियल जो रीडिंग है, जैसे पहले जिस रीडिंग पे था तुम्हारा जो एरो था उसी में रहना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। हल्का सा चल सकता है कि यहाँ पे हो जाए, यहाँ हो जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीनिंग इट विल नॉट डिफ्लेक्ट, दैट मीन्स योर अल्टरनेटिव इज रेडी फॉर टेक ऑफ। और ऐसा ही होना चाहिए, वरना तुम्हारा क्या होगा, नाइट फ्लाइंग करने जाओगे तुम्हारे भाई लग जाएंगे भाई, तुम्हारा अल्टरनेटर खराब हो जाएगा। तुम हवा में 5,000 फीट पे हो, तुम बैटरी पे चल रहे हो, मतलब बैटरी में चलना अपने एयरक्राफ्ट में, दैट इज समथिंग ऑफ वेरी बिग डील ब्रो, तुम्हारा बैटरी इज नॉट गेटिंग चार्ज। A positive verification can be made by loading the electrical system momentarily by 3 to 5 seconds with the landing light, है ना। यही कह रहा है कि तुम लैंडिंग लाइट ओपन करो, विंग फ्लैप चालू करो 1800 आरपीएम पे एंड रीड द एमीटर। इट शुड रिमेन विथ इन अ नीडल विथ ऑफ इट्स इनिशियल पोजीशन, मतलब जो तुम्हारा इनिशियल पोजीशन है उसी में रहना चाहिए। कंट्रोल यूनिट आर ऑपरेटिंग प्रॉपरली। वाह 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 भाई, वही चीज़ मैंने तुम्हें छोटे में बता दी, अच्छे से बता दिया। अब देखो, ओ भाई, पावर चेक कैसे करते हैं, पावर इज लाइक पावर अच्छे से मिल रहा है कि नहीं। सो द फुल थ्रोटल स्टैटिक रनअप, देखो स्टैटिक रनअप यहाँ पे क्या मतलब है, फुल थ्रोटल स्टैटिक मतलब होता है स्टैटिक इज ग्राउंड। तुम लोग ने पढ़ा होगा स्टैटिक एयर क्या होता है, स्टैटिक एयर के बारे में तुम लोग ने पढ़ा होगा। सो स्टैटिक एयर वो एयर होती है जो तुम्हारे जो ग्राउंड रहता है उसके आसपास का जो सराउंडिंग होता है उसको हम लोग स्टैटिक मानते हैं, स्टैटिक एयर उसको कहते हैं। तो स्टैटिक एयर यहाँ पे यही है, फुल थ्रॉटल है स्टैटिक, क्योंकि हम लोग स्टैटिक का क्या बात कर रहे हैं, हम लोग पावर चेक कर रहे हैं टेक ऑफ के बारे में। अब तुम लोग आसमान में जाके पावर चेक तो करोगे नहीं टेक ऑफ के लिए। सो एट द स्टार्टिंग बिफोर अनदर टेक ऑफ इज अटेम्प्टेड, है ना, द इंजन शुड रन स्मूथली एंड अप्रॉक्सीमेटली एट 2065 एंड 2165, यानी इंजन तुम्हारा 2165 तक जा सकता है, दिस इज द मैक्स इट कैन गो एट ग्राउंड, ठीक है, स्टैटिक में, विथ मिक्सचर लीन टू प्रोवाइड मैक्सिमम आरपीएम। तुम्हारा मिक्सचर लीन होना चाहिए, यानी एक ऐसे कन्फिग पे सेट होना चाहिए जो तुम्हारा मैक्सिमम आरपीएम दे एट द ग्राउंड, ठीक है। स्टैटिक आरपीएम के बारे, स्टैटिक रनअप, देखो इसका जो कीवर्ड है उसका ये है, फुल थ्रॉटल स्टैटिक रनअप जब आए तो योर इंजन हैज टू बी एट 2065 और 2165। फुल थ्रॉटल रनअप्स ओवर लूज ग्रेवल और स्पेशली हार्मफुल टू प्रोपेलेटिव्स। देखो तुम यहाँ पे तुम छोटे छोटे गिट्टियाँ हैं, तुम उस पर अपना प्लेन खड़ा कर रहे हो और अपना रनअप कर रहे हो। रनअप मतलब होता है तुम अपना लाइक इंजन को फुल ऑन कर रहे हो, फुल एक बार इंगेज कर रहे हो कि तुम्हारा फुल थ्रॉटल पे और तुम्हारे फुल आरपीएम पे इंजन चले। और तुम ऐसा कर रहे हो, नीचे गिट्टियाँ पड़े और जितनी गिट्टियाँ उड़ उड़ के तुम्हारे लाइक उड़ उड़ के पलट पलट के तुम्हारे इस पे आ रहा है, विंग्स पे आ रहा है, तो तुमसे बड़ा महान गधा इंसान कोई नहीं है। ग्रेवल सरफेस पे तुम ऐसे थ्रॉटल रनअप कर रहे हो, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दिस कि तुम्हें जब करना है ये चीज़ तो तुम स्लोली करो, है ना। तो सुनो यहाँ पे ये जो इसके नीचे वाला पॉइंट है कुछ नहीं कहता, ये भी तुम्हारा स्टैटिक रनअप के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि जो भी तुम्हारा एरोड्रोम होता है जो 3,000 फीट के एलिवेशन वाला जो होता है ना, उस पर क्या करना चाहिए जब तुम इंजन रनअप करने जा रहे हो, तो जो आरपीएम होना चाहिए वो तुम्हारा लीन होना चाहिए, बिकॉज लीनिंग द आरपीएम विल गिव यू द मैक्सिमम आरपीएम इन अ फुल थ्रॉटल। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो कन्फिग होना चाहिए फॉर गेटिंग द मोस्ट आरपीएम एट द फील्ड अबाउट 3,000 फीट, दैट हैज़ टू बी लाइक दिस। तुम्हारा जो ये मिक्सचर होना चाहिए इट हैज़ टू बी फुल आउट, एंड जो तुम्हारा ये जो थ्रॉटल होना चाहिए उसको फुल एंगेज करना चाहिए, तभी तुम्हारा इंजन रनअप हो पाएगा। तुम खुद ही सोचो इंजन रनअप कर रहे हो तो तुम थ्रॉटल को लूज थोड़ी करोगे, थ्रॉटल तुम्हारा फुल इन होना चाहिए और तुम्हारा मिक्सचर आउट होना चाहिए। ऐसा तुम्हें करना है 3,000 फीट एलिवेशन वाले एरोड्रोम्स में। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल फ्लैप सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मल टेक ऑफ आर डन विद द फ्लैप्स ऑन 0 से 10 डिग्री। मैं तुम्हें इतनी देर से कहते आ रहा था कि जो 0 से 10 डिग्री वाले जो फ्लैप्स होते हैं उसी में टेक ऑफ करते हैं, तो ये तुम्हारे पीओएच में खुद ही लिखा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा था, ठीक है। Using 10-degree wing flaps reduce the ground roll and total distance over an obstacle by approximately 10%, ठीक है। यानी 10 डिग्री अगर तुम फ्लैप्स लगा के टेक ऑफ करते तो तुम यानी 10% कम ऑब्स्टेकल कवर करे में और टोटल डिस्टेंस यानी 10% कम में तुम टेक ऑफ कर सकते हो, दिस इज व्हाट इट मीन। उसके बाद है कि फ्लैप डिफ्लेक्शंस ग्रेटर देन 10 डिग्री आर नॉट अप्रूव फॉर टेक ऑफ, मतलब कि तुम जैसे तुम्हारे 0 डिग्री 10 डिग्री और 20 डिग्री एंड 30 डिग्री के फ्लैप्स होते हैं, तो 0 से 10 के बीच में तुम टेक ऑफ करो इट इज़ गुड, और 10 इज़ द फ्लैप होना चाहिए तुम्हारा टेक ऑफ के वक्त। बस 20 और 30 को तुम यूज़ नहीं कर सकते, यही लिखा है कि फ्लैप डिफ्लेक्शंस यानी डिप्लॉयमेंट ऑफ ग्रेटर देन 10 डिग्री ऑफ फ्लैप्स इज नॉट अप्रूव फॉर टेक ऑफ, है ना। अब देखो, इफ फ्लैप्स आर यूज्ड फॉर टेक ऑफ दे शुड बी लेफ्ट डाउन अंटिल ऑल ऑब्स्टेकल्स, मतलब कि 10 डिग्री तब तक तुम लगा के रखोगे जब तक तुम क्लियर वे पास ना करो। तुम्हारा क्लियर वे होता है ना,
क्लियर वे तुम लोगों ने पढ़ा होगा अपने उसमें रेक्स में, क्लियर वे क्या होता है। तो जब तक तुम क्लियर वे पास ना करो तब तक तुम्हारा 10 डिग्री फ्लैप्स लगा होना चाहिए, स्पीड हैज़ टू बी मेंटेन ऑफ 60, है ना। जब तक तुम लाइक रीच ना करो 60 नॉट्स की स्पीड, तब तक तुम्हारा 60 नॉट्स तक तुम लाइक फ्लैप्स अंदर कर लेते हो। ऑन अ शॉर्ट फील्ड टेक ऑफ 10 डिग्री फ्लैप्स इज रिक्वायर्ड। ये हमने ऑलरेडी जब टेबल हम लोग आगे वाला कर रहे थे उसमें हमने पढ़ लिया था 10 डिग्री फ्लैप्स वाला टेक ऑफ के लिए, और उसमें तुम्हारा 50 फीट होना चाहिए, ठीक है। 50 फीट पे तुम्हें ये क्या कहते हैं 57 नॉट्स होना चाहिए, ठीक है। ओके, सॉफ्ट और रफ फील्ड टेक ऑफ्स के बारे में बात कर लेते हैं। आर परफॉर्म्ड विद 10 डिग्री। जो सॉफ्ट और रफ फील्ड टेक ऑफ होते हैं, मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो सब एग्जाम में आ सकते हैं। तो सॉफ्ट और रफ फील्ड जो टेक ऑफ होना चाहिए वो 10 डिग्री फ्लैप्स के साथ होना चाहिए बाय लिफ्टिंग द एयरप्लेन ऑफ द ग्राउंड एज सून एज प्रैक्टिकल इन अ स्लाइटली टेल लो एटीट्यूड। यानी तुम्हारा टेल लो एटीट्यूड हो सकता है, ऐसे तुम्हारा है, तुम्हारा टेल है हल्का सा टेल लो एटीट्यूड हो सकता है तुम्हारा, और इस तरीके से होना चाहिए, और 10 डिग्री फ्लैप्स उसमें इंगेज होना चाहिए, ठीक है। क्रॉसविंड टेक ऑफ करते हैं 10-15 डिग्री का लाइक मैक्सिमम क्रॉसविंड लाइक वो झेल सकता है। टेक ऑफ इन टू स्ट्रॉन्ग क्रॉसविंड कंडीशंस नॉर्मली आर परफॉर्म्ड विथ मिनिमम फ्लैप सेटिंग, ठीक है। मिनिमम फ्लैप सेटिंग के साथ हम लोग क्रॉसविंड टेक ऑफ करते हैं। हैंड राउट क्लाइंब क्या होता है। हैंड राउट क्लाइंब देखो, नॉर्मल हैंड राउट क्लाइंब्स आर परफॉर्म्ड विथ फ्लैप्स अप। देखो जो हैंड राउट क्लाइंब का स्पीड हमने पढ़ा था जो कि 75 था, दिस वाज विथ 0 डिग्री फ्लैप्स, है ना। फ्लैप्स अप था उसमें, देखो फ्लैप्स अप था, इफ यू कैन रिमेंबर इट वाज फ्लैप्स अप। और तुम्हारा यार एंड राउट में तुम भाई कौन सा कौन सा भाई सी बंदा है जो एंड राउट में फ्लैप्स लगा के चल रहा है। तुम सोचो, तुम क्रूज कर रहे हो और क्रूज में तुम फ्लैप्स लगा रहे हो, ठीक है। एंड राउट क्लाइम्स आर परफॉर्म्ड विद फ्लैप्स अप एंड फुल थ्रोटल के साथ में, क्योंकि तुम क्लाइंब कर रहे हो, सीधी सी बात है। एंड राउट में हो नो फ्लैप्स एंड यू आर क्लाइंबिंग, सो भाई तुम्हें खुद ही समझ में आ रहा होगा। एट स्पीड 50 से 10 नॉट्स हायर देन द बेस्ट रेट ऑफ क्लाइंब स्पीड्स फॉर द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस विजिबिलिटी एंड इंजन कूलिंग। सो दिस इज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है तुम्हारा। और एक क्वेश्चन तुम्हारा ये भी बनता है कि तुम्हारा जो स्टॉल हॉर्न है वो तुम्हारा कब बजना स्टार्ट हो जाता है। तो वो तुम्हारा 5 से 10 नॉट्स पहले ही बजना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि अगर उसको 44 पे बजना है तो 55 पे बच देगा, या फिर अगर उसको 33 पे बजना है तो 44 पे बच देगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है। और फुल थ्रॉटल के साथ हम लोग क्लाइम करते हैं एट स्पीड 5 से 10 नॉट्स हायर देन द बेस्ट रेट ऑफ क्लाइम फॉर बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस विजिबिलिटी एंड कूलिंग के लिए हम लोग कितने स्पीड पे क्लाइम करते हैं, दैट इज योर 5 से 10 नॉट्स की स्पीड, है ना। द मिक्सचर शुड बी फुल रिच बिलो 3000 फीट। हमने पढ़ा हुआ है कि 3000 के नीचे तुम्हारा मिक्सचर फुल रिच होना चाहिए, और 3000 के बाद फिर तुम उसको लीन कर सकते हो। हमने पहले भी पढ़ा था, हम लोग अभी फिर से पढ़ ले रहे हैं, टू मेंटेन मैक्सिमम आरपीएम। सो एंड राउट क्लाइम हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्रूज के बारे में। तो क्रूज शुड बी डन एट 60 से 80% पावर। नॉर्मली हम लोग 80% पावर पे करते हैं, बट 60 इज द लोवेस्ट। तो उसने ये भी दे दिया है कि 60 से 80% पावर के बीच में हम लोग क्रूज करते हैं। ओके, सो क्रूजिंग शुड बी डन एट 80% पावर एज मच प्रैक्टिकल अंटिल 50 आवर्स हैज बीन established और ऑयल कंजम्पशन हैज बीन established। तो देखो क्या स्टेबलाइज, तो क्या होता है देखो, तुमने पढ़ा होगा कि ऑयल हम लोग चेंज करते हैं 50 घंटे के बाद, है ना। स्टार्टिंग के 50 घंटे और बाद के 50 घंटे। तो स्टार्टिंग का जो 50 घंटे है तब तुम्हारा जो स्पीड होना चाहिए, क्रूजिंग स्पीड शुड बी एट 80% आवर, है ना, एज मच एज प्रैक्टिकेबल अंटिल अ टोटल ऑफ 50 आवर्स। तो यहाँ पे तुम्हारा खुद ही लिखा हुआ है। सो ऑपरेटिंग एट दिस हायर पावर विल इंश्योर प्रॉपर सेटिंग ऑफ द रिंग्स। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, फॉर द प्रॉपर सेटिंग्स ऑफ द रिंग्स तुम्हारा जो क्या कहते हैं पावर कितना होना चाहिए, दैट इज योर 80% पावर। और तुम्हारा जो आवर्स कितना होना चाहिए, दैट हैज़ टू बी एट एट लीस्ट 50 आवर्स फॉर द प्रॉपर सेटिंग ऑफ रिंग्स, ठीक। फॉर द न्यू इंजन। भाई इतने अच्छे से भाई कौन पढ़ाता भाई, माँ कसम भाई मेरे को ऐसा टीचर मिल जाता। फिगर 4.3 illustrates that the true airspeed and nautical miles per gallon। हम लोग पढ़ते हैं ना माइल्स पर गैलन, एमपीजी, दैट इज योर एमपीजी माइल्स पर गैलन ड्यूरिंग क्रूज एंड बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड कंडीशंस एंड जीरो विंड। देखो 4.3 तुम्हारा क्या कहता है, ओ भाई ये वाली टेबल आ गई, दिस इज इंपॉर्टेंट, सुनो। तो दिस दिस टेबल टेल्स कि 80% पावर पे तुम्हारी जो स्पीड होनी चाहिए एट सी लेवल एट 4000 एंड 8000, वो तुम्हारी कितनी होनी चाहिए। देखो हमें बाकी का जो ये इधर वाला इसको याद करने की ऐसी जरूरत नहीं है, 80% इज द मेन थिंग जो हमें याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो सी लेवल पे जो तुम्हारी 80% की पावर है एट सी लेवल तुम्हारी 113 होनी चाहिए, 113 नॉट्स, ठीक है। एनएमपीजी इज योर नॉटिकल माइल्स पर गैलन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मतलब वो 12
नॉटिकल माइल्स जाएगा इन 1 गैलन, ठीक है। 1 गैलन इज द यूनिट फॉर द मेजरमेंट, हमारे यहाँ पे लीटर में देखते हैं नॉर्मली। अगर आप बाइक और कार में पेट्रोल भरवाते हो तो 1 गैलन तुम्हारा 12 नॉटिकल माइल्स आता है। और 1 नॉटिकल माइल्स, चल छोड़ यार इतना डीप में क्या होना चाहिए। सी लेवल मतलब 1.852 होता है किलोमीटर तुम्हारा 1 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। सी लेवल पे क्या बात होती है, देखो सी लेवल पे तुम्हारा 80% पावर रहता है, तो तुम्हारा जो तुम्हारा स्पीड है दैट हैज़ टू बी 113। 4000 फीट पे तुम्हारा स्पीड हैज़ टू बी 117, एंड द 8000 स्पीड द स्पीड हैज़ टू बी 122, ठीक है। Now we are talking about the EGT. EGT indicator. EGT is your exhaust gas temperature. अब ये खुद ही बताता है क्या है। एग्जॉस्ट क्या होता है, धुआं बाहर निकला। गैस क्या होता है, जो निकला पाइप से। और टेम्परेचर क्या होता है, निकले हुए गैस का टेम्परेचर। बस एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर, इतने इजली बता दिया मैंने तुम लोगों को। ओके, लीनिंग यूज द EGT इंडिकेटर। देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बस एक ही चीज़ तुम्हें इतने पूरे में पढ़नी है कि जो रिकमेंडेड लीन जो रहता है POH जो कहता है, इट इज़ 50 डिग्री रिच ऑफ EGT, है ना। पीक EGT मत पढ़ना, तुम लोग को 50 डिग्री रिच पढ़ना थी ना। रिकमेंडेड जो लीन है वो 50 डिग्री रिच है, और जो बेस्ट इकोनॉमी जो तुम्हें मिलती है एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर की, दैट इज योर पीक EGT। बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी इज एट पीक EGT, दिस इज व्हाट इट मीन, बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी इज एट पीक EGT। और ये तुम्हारा क्वेश्चन है, बेस्ट इकोनॉमी तुम्हें किस में मिलती है, तो वो तुम्हें मिलती है पीक EGT में। तुम्हारा क्वेश्चन है, जाके क्वेश्चन बैंक चेक कर लेना, और वो तुम्हें इसका जो डिटेल समरी है वो तुम्हें मिलेगा 427 में, यानी सेक्शन 4 में 27 पेज में। कंटिन्यूस ऑपरेशन एट मिक्सचर सेटिंग लीन ऑफ पीक EGT इज प्रोहिबिटेड। देखो, कंटिन्यूस ऑपरेशन एट मिक्सचर सेटिंग्स, है ना, लीन ऑफ पीक EGT इज प्रोहिबिटेड। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज लाइक बोल्डली रिटन, है ना। बात कर लेते हैं, ऑपरेशन एट पीक EGT प्रोवाइड्स द बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी। ये तुम्हारा क्वेश्चन एक और आ गया, थैंक मी लेटर, जो तुम लोग पढ़ते हो ना 4% 3 नॉट वाला, ये तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ से आता है। ऑपरेशन एट पीक EGT प्रोवाइड्स द बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी, ठीक है। ऑपरेशन एट पीक EGT है जो ये, दिस प्रोवाइड्स द बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी। यही चीज़ हम लोग ने यहाँ भी पढ़ी थी कि बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी इज एट पीक EGT। ऑपरेशन एट पीक EGT रिजल्ट्स इन अप्रॉक्सीमेटली 4% ग्रेटर रेंज एंड अप्रॉक्सीमेटली 3 नॉट डिक्रीज इन एयर स्पीड, ठीक है। EGT, the EGT indicators required several seconds to respond in mixture, ठीक है। EGT इंडिकेटर को ना कई सेकंड्स चाहिए रहते हैं कि वो मिक्सचर को रिस्पॉन्ड करे, मिक्सचर के जो एडजस्टमेंट है उस पर रिस्पॉन्ड करे, एंड चेंजेस जो होते हैं उसके जो गैस टेम्परेचर में है उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए EGT को कुछ समय चाहिए रहता है। सो बेसिकली वेन एवर यू चेंज सम सेटिंग्स इन द मिक्सचर, इट विल नीड सेवरल सेकेंड्स, है ना, टू गेट चेंज इन EGT, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर, ठीक है। डिटरमाइनिंग पीक EGT एंड सेटिंग द डिजायर्ड मिक्सचर शुड टेक अप्रॉक्सीमेटली 1। अब जो अगर हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा कि पीक EGT हमारा कितना रहेगा, कितनी जगह पे कितने पे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो डिजायर्ड मिक्सचर है उसको लाइक पीक EGT तक पहुंचने के लिए हमें 1 मिनट लगेगा। लाइक पीक EGT हमें डिटरमाइन करने में 1 मिनट लगेगा विद द डिजायर्ड मिक्सचर सेटिंग, ठीक है। बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी आफ्टर इंजन स्टार्ट, set the throttle to 1200 RPM and lean the mixture for maximum RPM. This is something of a normal thing. Leave the mixture at this setting until beginning the before checklist, ठीक है। तुम्हें क्या करना है कि 1200 RPM पे इंजन स्टार्ट करके छोड़ देना है। जो हम लोग करते हैं ना, ये ठंडियों में क्या करते हैं कि गाड़ी स्टार्ट करते हैं और थोड़ी देर छोड़ देते हैं, ताकि हम वो जो अपना जो क्या कहते हैं भाई उसको, RPM है, वो धीरे धीरे कम आए। पर ये यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही है, यहाँ पे है तुम इंजन स्टार्ट कर दो, उसको 1200 RPM तक सेट कर दो, थ्रॉटल को टाइट कर दो वहाँ पे, ऐसे जो टाइट करते हैं नॉब से, और 1200 RPM पे छोड़ दो, उसको 1200 RPM पे टिके रहने दो, और तुम अपना क्या करो, लीन कर दो मिक्सचर को टू गेट द मैक्सिमम RPM। लीव द मिक्सचर एट दिस सेटिंग अंटिल बिगिनिंग द बिफोर चेकलिस्ट टेक ऑफ, और बिफोर टेक ऑफ चेकलिस्ट। फिर तुम अपना क्या करो, आफ्टर लाइक तुम अपना चेकलिस्ट प्रिपेयर करो, उसको करो, एंड आफ्टर द टेक ऑफ चेकलिस्ट हैज़ बीन डन, रीलीन द मिक्सचर as described until above ready for takeoff checklist by normal cheese, and then lean the mixture after you like go to 3000 feet, यानी 3000 फीट तक तुम चले गए,
तो यू हैव टू लीन द मिक्सचर। भाई कितनी बार एक ही चीज़ आएगी, इसलिए मैं सारी चीज़ तुम लोग को इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ एक ही साथ में रिपीट हो रही है। फॉर प्रैक्टिसिंग मैन्यूवर सच एज स्टॉल्स एंड स्लो फ्लाइट में तो तुम्हें लीन करना रहता है मिक्सचर, है ना। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू कि लीन द मिक्सचर फॉर मैक्सिमम आरपीएम एट, भाई वही चीज़ है कि 3000 फीट में लीन द मिक्सचर व्हेन यूजिंग 80% पावर और लेस पावर। फ्यूल वेपर प्रोसीजर, द इंजन फ्यूल सिस्टम कैन बिकम सस्पेक्टेबल टू फ्यूल वेपर। मैं तुम लोग को फ्यूल वेपर बताया था ना, फ्यूल वेपर होता रहता है उसमें। फॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग वार्म वेदर, देखो तुम्हारा जब वार्म वेदर रहता है तो फ्यूल वेपर तुम्हारे टैंक में ऐसे जमने लगता है, ठीक है। ये तुम्हारा टैंक ऐसे फ्यूल वेपर जमने लगता है। दिस विल जनरली अकर व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर एम्बिएंट एयर टेम्परेचर इज अबव 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के जब ऊपर रहता है तो तुम्हारा तुम्हारा जो फ्यूल टैंक है उसमें तुम्हारा इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। फ्यूल वेपर जमने लगेगा और ये होगा तुम्हारे समर के सीजन्स में, ठीक है, वार्म वेदर में। अब देखो स्टॉल्स कैसे होता है, स्टॉल वार्निंग हॉर्न बजता है तुम्हारा, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, दिस इज योर क्वेश्चन। मैं तुम थोड़ी देर पहले बताया था ना 5 से 10 नॉट का सिस्टम वाला। 5 से 10 नॉट, 10 नॉट्स पहले तुम्हारा स्टॉल वार्निंग बजना स्टार्ट हो जाता है। स्टॉल वार्निंग हॉर्न विच साउंड्स 5 to 10 नॉट्स अबव द स्टॉल इन ऑल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। पहले ही तुम्हें सचेत करने के लिए होता है कि भाई देखो तुम स्टॉल के पास आने वाले हो, एकदम ये नहीं हो। अब देख भाई इसका एक रीज़न है भाई, ये थोड़ी है कि भाई 33 पहुंचे तुरंत धुप से गिर गए स्टॉल वार्निंग के साथ, मतलब 33 पहुंचे और तुम लोग गिरने लग रहे हो और तब स्टॉल बज रहा है, तो क्या ही फायदा भाई तुम्हारा स्टॉल होने का, स्टॉल वार्निंग तुम्हारा होने का फायदा ही क्या है। तो इसलिए 33 पहुंचने से पहले या 44 पहुंचने से पहले स्टॉल वार्निंग बजना स्टार्ट हो जाता है कि हेलो तुम स्टॉल पहुंचने वाले हो मेरे भाई। भाई लाइक कर देना वीडियो यार, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, मेरा गला सूख गया। स्पिन्स क्या होता है, इंटेंशनल स्पिन्स आर अप्रूव्ड व्हेन द एयरप्लेन इज ऑपरेटेड इन द यूटिलिटी कैटेगरी। देखो जो दो होती है कैटेगरी, एक होती है नॉर्मल, एक ही तुम्हारी यूटिलिटी, है ना। तो जो तुम्हारा जो स्पिन्स है वो तुम्हारा सिर्फ यूटिलिटी कैटेगरी के लिए अलाउड है, ठीक है। और इसमें एक स्पिन्स होता है विप स्टॉल्स, वो अलाउड नहीं है, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में। विद बैगेज लोडिंग्स और ऑक्यूपाइड रियर आर नॉट अप्रूव, मतलब जब भी तुम्हें स्पिन्स करना है तो तुम्हारा जो पीछे का जो एरिया है उसमें बैगेज आगेज नहीं होना चाहिए और पीछे लोग नहीं बैठे होने चाहिए, ठीक है। ओके, नो स्पिन शुड बी अटेम्प्टेड विदाउट फर्स्ट हैविंग डुअल इंस्ट्रक्शंस ऑफ बोथ इन स्पिन एंट्रीज एंड स्पिन रिकवरीज, ठीक है। देखो तुम्हें स्पिन नहीं करना है जब तक तुम्हें, देखो तुम्हें तालाब में नहीं जाना है जब तक तुम्हें तैरना नहीं आता, ठीक है, ठीक है। दिस इज व्हाट इट मीन कि तुम्हें स्पिन नहीं करना जब तक तुम्हारा डुअल, यू हैव रिसीव द डुअल इंस्ट्रक्शन बोथ इन स्पिन्स एंट्रीज, है ना, and spin recoveries you have, like you have qualified the spin recoveries and like you have been qualified by the instructor who is familiar with the spin categories of the Cessna 172R। so basically this is what it mean कि spin तुम्हें जब तक नहीं करना जब तक तुम्हें spin से recover करना तुम्हें आ ना जाता है, ठीक है। भाई एट दिस पॉइंट आई एम सो फेड अप विथ एवरीथिंग कि बाहर बच्चे चला रहे फिर भी आई एम रिकॉर्डिंग दिस जस्ट फॉर यू गाइस, ठीक है। तो देखो यार क्या रहता है कि जो तुम्हारा स्पिन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग स्पिन्स की बात कर रहे हैं। स्पिन्स जब तक तुम्हें आता नहीं है तो मैदान में कूदना मत, है ना, ठीक है। स्पिन्स तुम्हें यूटिलिटी कैटेगरी में करना ये हो गया, और तुम्हारा एक चीज़ और है कि तुम्हें स्पिन कितनी ऊंचाई पे करना है। देखो स्पिन में क्या रहता है, तुम ऐसे गोल 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 घूमते हुए नीचे आते हो ना, तुम्हें उससे रिकवर करना रहता है, तुम्हें अपना एटीट्यूड वापस गेन करना रहता है। एटीट्यूड मतलब तुम्हारा एटीट्यूड स्टेटस KGF का गाना लगा के वो वाला नहीं, यू हैव टू लाइक गेन द एटीट्यूड विथ द होराइजन की तुम्हारा, ओ फक मैन। अब देखो द स्टॉल्स हैज टू बी लाइक एट अ सर्टेन एल्टीट्यूड। वो एल्टीट्यूड क्या होता है, देखो इट इज़ रिकमेंडेड दैट एंट्रीज कैन बी, एंट्रीज यहाँ पे क्या होता है, एंट्रीज यानी कि तुम जब स्टॉल करने वाले हो तो जो स्टार्टिंग पॉइंट इज द एंट्री फॉर स्टॉल। लाइक अगर तुम ज़मीन पे यहाँ पे तुम यहाँ पे हो तो हियर यू कैन एंटर, है ना, फिर तुम ऐसे गोल गोल घूमते हो फिर यहाँ तक तुम इस्टेब्लिश हो जाओ, तुम यहाँ पे नॉर्मल होराइजन में आ जाओ, एटीट्यूड में आ जाओ। एटीट्यूड इज़ नॉट लाइक KGF का गाना लगा के तुम वहाँ पे गाना सुनने लगो, व्हाट्सएप स्टेटस बना लो या इंस्टा स्टेटस बना लो। एटीट्यूड इज बेसिकली दिस इज योर होराइजन, है ना, दिस इज द स्काई, दिस इज द लैंड एंड यू हैव टू एटीट्यूड योर एयरप्लेन टू लाइक वो तुम्हारे होराइजन से मीट करे, तुम्हारा जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर का जो लाइन है वो तुम्हारे होराइजन से कम्प्लीटली मीट करे विद अ 3 फिंगर गैप, है ना, ऐसे 3 फिंगर के गैप में होराइजन से, कभी कभी ये 3 फिंगर गैप भी नहीं रखते हैं, ठीक है। सो व्हाट इट डू कि तुम्हारा जो एंट्रीज है इट हैज़ टू बी स्टैब्लिश एट इनफ एल्टीट्यूड एंड दैट रिकवरीज आर कंप्लीटेड 4000 फीट और मोर अबव ग्राउंड, है ना। Entries can be accomplished at high enough altitude and recoveries are completed 4000 feet
और मोर अबव ग्राउंड, यानी 4000 फीट तक तो तुम्हारी जो तुम्हारा रिकवरी है वो रिकवर हो जाना चाहिए। मतलब अगर तुम ऐसे गोल 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 घूमते आ रहे हो तो 4000 फीट यहाँ पे हो, इससे नीचे मत जाओ, ठीक है। दिस इज वॉट इट मीन कि 4000 फीट तक तुम अपने एटीट्यूड में आ जाओ। और एटलीस्ट 1000 फीट ऑफ एल्टीट्यूड लॉस शुड बी अलाउड फॉर अ वन टर्न स्पिन। जो तुम्हारा वन टर्न स्पिन होता है, वन टर्न स्पिन तुम्हारा एक तरीके का मैन्यूवर होता है। उसमें जो होता है, जब तुम स्पिन करके नीचे आते हो तो तुम गेन कर लूज करते हो एल्टीट्यूड। तो वो एल्टीट्यूड जो लूज करते हो वो 1000 फीट होता है, ठीक है। और वो 1000 फीट एल्टीट्यूड लूज करने के बाद तुम्हें रिकवरी करनी पड़ती है। सो अगर तुम्हें 6 टर्न स्पिन करना है, मतलब एक चीज़ होती है 6 टर्न स्पीड। सो फॉर डूइंग द 6 टर्न स्पीड तुम खुद सोचो, दिमाग लगाओ कि तुम अगर 1000 फीट एल्टीट्यूड लूज कर रहे हो तो तुम्हारा कितना होना चाहिए एल्टीट्यूड। तो डैट विल बी अराउंड 6000 फीट, है ना, और मोर, क्योंकि तुम फिर धक्के से ज़मीन पे आके गिरोगे। सो ट्वाइस द अमाउंट, है ना। ओके, सो वाइल अ 6 टर्न स्पीड स्पिन एंड रिकवरी में रिक्वायर समवट मोर देन ट्वाइस द अमाउंट। Entries should be planned so that recoveries are completed well above the minimum 1500 फीट, है ना। तुम कुछ भी करो, तुम कहीं पे कुछ भी करो, बस 1500 फीट के नीचे आके अपना मस्ती मत करना। दिस इज व्हाट इट मीन। 1500 फीट के नीचे तुम आके मस्ती मत करना, ठीक है। इसके ऊपर ही तुम्हारा सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। ओके, स्टीप स्लिप जो तुम्हारा नॉर्मल लैंडिंग होता है, नॉर्मल लैंडिंग देखो, तुम्हारे नॉर्मल लैंडिंग तुम ऐसे करते हो ना। एक होता है ऐसे लैंडिंग, स्टीप स्लिप उसको कहते हैं, स्टीप स्लिप कहते हैं। तो स्टीप स्लिप शुड बी अवॉइडेड विथ फ्लैप सेटिंग्स ग्रेटर देन 20 डिग्री। तो स्टीप स्लिप मतलब क्या होता है? स्टीप मतलब होता है समथिंग दैट इज बहुत ही स्टीप, बहुत ही ऐसे ऐसी चीज़ होती है, स्टीप का कहते हैं। और स्लिप्स तो स्लिप्स होता है ना। तो स्टीप स्लिप शुड बी अवॉइडेड एट फ्लैप सेटिंग्स ग्रेटर देन 20 डिग्री, यानी 20। अब 20 डिग्री क्यों? क्योंकि हम लोग लैंडिंग करने वाले मेरे भाई। तो 20 डिग्री में क्या होता है? 20 डिग्री से 30 डिग्री जो लैंडिंग कन्फिग है ना। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि स्टीप स्लिप शुड बी अवॉइडेड विथ फ्लैप सेटिंग्स ग्रेटर देन 20, यानी या तो 20 करो, 20 तक कर सकते हो, 10 और 20, अगर 10 पर टेक ऑफ होता है, 20 तक तुम स्टीप स्लिप कर सकते हो। बस 30 डिग्री पे तुम्हें स्टीप स्लिप नहीं करना है। दिस इज व्हाट इट मीन। ये लोग सीधे तरीके से लिख सकते हैं कि 20 डिग्री से ज़्यादा या फिर 30 डिग्री पे नहीं करना, पर इसने लिखा है 20 डिग्री तक। पर ठीक है यार, समझ नहीं आता ये अंग्रेज लोग इतना मुश्किल इंग्लिश क्यों लिखते हैं। फॉर अ शॉर्ट फील्ड लैंडिंग इन स्मूथ एयर कंडीशंस, देखो शॉर्ट फील्ड लैंडिंग हम लोग करने वाले हैं। मेक अ अप्रोच एट 62 नॉट्स। शॉर्ट फील्ड लैंडिंग का जो लैंड हमने याद याद करो, हमने पढ़ा था ना लैंडिंग कन्फिग्स के बारे में, लैंडिंग स्पीड्स के बारे में। तो उसमें क्या था? शॉर्ट फील्ड लैंडिंग था ना। एक टेक ऑफ की शॉर्ट फील्ड होता है, एक लैंडिंग का शॉर्ट फील्ड होता है। तो टेक ऑफ का जो शॉर्ट फील्ड था वो 57 नॉट्स था, याद है? 50 नॉट्स का वाला 57 नॉट्स। और इसका जो लैंडिंग वाला था वो याद करो 65 से स्टार्ट हुआ था, 60 गया था, फिर उसके नीचे आ गया था बाल्क लैंडिंग में, वो था 55 नॉट्स, और उसके ऊपर था 62 नॉट्स। याद आ गया ऐसे? तो 62 नॉट्स पे होना चाहिए, 30 डिग्री फ्लैप्स पे होना चाहिए, इनफ पावर टू कंट्रोल द ग्लाइड पाथ। क्रॉसविंड लैंडिंग, इन अ क्रॉसविंड लैंडिंग यूज द मिनिमम फ्लैप सेटिंग्स, है ना। सॉरी, मिनिमम फ्लैप सेटिंग हैज टू बी यूज, ठीक है, फॉर द फील्ड लेंथ, है ना। मैक्सिमम अलाउेबल क्रॉसविंड वेलोसिटी दैट इज 15 नॉट्स, हमने ऊपर ही पढ़ लिया था, ठीक है। बाल्क लैंडिंग क्या होता है? बाल्क लैंडिंग तुम्हें पता है, गो अराउंड। यहाँ पे देखो तुम्हारा लिखा है ना, इन ए बाल्क लैंडिंग गो अराउंड क्लाइंब, इसे कहते हैं कि गो अराउंड मतलब लैंड करने से पहले आए 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 और फुर्र से उड़ गए। दिस इज व्हाट इट मीन कि आए 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 और फुर्र से उड़ गए। तो रिड्यूस द फ्लैप सेटिंग टू 20 डिग्री इमीडिएटली आफ्टर फुल पावर, है ना। जैसे तुम लाइक तुम अपने उड़ने लग जाओ, तो तुम्हें क्या करना है कि रिड्यूस द फ्लैप सेटिंग टू 20 डिग्री इमीडिएटली आफ्टर फुल पावर। जैसे तुम फुल पावर टोगा में ले जाते हो। जैसे तुम टोगा में ले जाते हो, यहाँ पे टोगा होगा कुछ नहीं होता, मैं तुम लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ। टोगा टेक ऑफ एंड गो अराउंड वाला कन्फिग होता है टोगा। सो इफ ऑब्स्टिकल्स मस्ट बी क्लियर ड्यूरिंग द गो अराउंड, जैसे तुम क्लियर वे के बाहर चले जाते हो, यानी क्लियर वे के ऊपर उड़ जाते हो अच्छे से, तो रिड्यूस द विंग फ्लैप सेटिंग टू 10 डिग्री। अब तुम याद रखना, जो बाल्क लैंडिंग होता है, तो तुम्हारा ये 62 नॉट्स वाला जो बाल्क लैंडिंग होता है, उसमें तुम्हें 20 डिग्री का फ्लैप लेना रहता है, फिर बाद में 10 डिग्री करना रहता है, ठीक है। ओके, अब ये किस चीज़ के बारे में? कोल्ड वेदर ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, व्हेन एयर टेम्परेचर आर बिलो 20 डिग्री फ़ारेनहाइट और -6 डिग्री, द यूज ऑफ एन एक्सटर्नल प्री हीटर एंड एक्सटर्नल पावर सोर्स आर रिकमेंडेड वेन एवर पॉसिबल, ठीक है। एक्सटर्नल प्री हीटर एंड एक्सटर्नल पावर सोर्स।
ओके, ये इससे एक क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना, ये एक क्वेश्चन है मेरे भाई, देखो। द सर्टिफाइड नॉइज लेवल फॉर द मॉडल 172R एट 2450 पाउंड्स, मैक्सिमम वेट इज 73.3 डेसिबल्स, है ना, ये तुम्हारा पॉइंट है कि 73.3 डेसिबल्स इज द मोस्ट नॉइज लेवल, मोस्ट नॉइज इट कैन मेक सेस्ना 172R, जिस पे वो लाइक एयर वर्दी माना जाएगा। अगर इससे ऊपर अगर हो जाएगा तो एयर वर्दी माना नहीं जाएगा, ठीक है। और एंड दिस इज एज पर द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, क्योंकि प्लेन भी वहीं का है, वो चीज़ें भी वहीं की हमें माननी पड़ेगी। सो भाई आई कंप्लीटेड योर section 4, so this section 4 has been completed by Mana Bhaiya, and this is your Mana Bhaiya, you can also call me Aviator Bhaiya। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ रोया मत करो भाई, मैं जानता हूँ तुम लोगों का पेपर आ गया है, मेरा भी कुछ घर में कुछ काम रहता है, कुछ करना रहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ लाइक कर देना भाई, इतना मेहनत करने के बाद अगर तुम एक लाइक नहीं छोड़ रहे हो तो क्या ही फ़ायदा है तुम लोग मेरे सब्सक्राइबर और मेरे दोस्त लोगों को। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो चैनल को यार, सब्सक्राइब, शेयर करो वीडियो को जितना हो सके। बाय बाय, आई विल सी यू इन द